नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी उमर और शर्जील इमाम पर सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले की, ट्रंप के दावे से घिरी मोदी सरकार की, देखेंगे इंदौर मामले में विपक्ष ने किया क्या दावा, बंगाल में कैसे घुसपैठ थी और एसआईआर के मुद्दे पर फंसी बीजेपी, जानेंगे महाराष्ट्र में बीजेपी पर गहराए संकट को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आरजेडी में बड़े बदलाव की तैयारी को। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अंकिता भंडारी मामले में धामी सरकार की बढ़ी मुश्किलें, बीजेपी नेता अरविंद सिंह तोमर ने छोड़ी पार्टी में एक हफ्ते में तीसरा इस्तीफा। यूपी में 32,679 पदों पर पुलिस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, सभी वर्गों के लिए आयु सीमा में 3 साल की छूट। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार से की थी छूट की मांग। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के घर पर हमला, हिरासत में लिया गया संदिग्ध, वेनेजुएला में अमेरिकी सेना की कार्रवाई का हो रहा विरोध। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भारी बवाल, आप विधायकों ने मास्क लगाकर प्रदूषण के मुद्दे पर जताया विरोध, स्पीकर ने विधायकों को किया बाहर। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 322 अंकों की गिरावट के साथ 85,439 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 78 अंकों की गिरावट के साथ 26,250 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। 7 आरोपियों ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की मांग की। हिंसा के आरोपों में पिछले 6 साल से उमर खालिद, शर्जील इमाम समेत अन्य आरोपी सलाखों के पीछे हैं। उनकी याचिका पर लंबी सुनवाई के बाद आखिरकार कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। तो क्या है कोर्ट का फैसला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हिंसा मामले में 5 आरोपियों को जमानत दे दी है। जिन आरोपियों को जमानत मिली है उनमें गुलफिशा फातिमा, मिरान हैदर, शिफाउर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद का नाम शामिल है। ये लोग करीब 5 साल से जेल में बंद थे, लेकिन उमर खालिद और शर्जील इमाम को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। दोनों की याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस NV अंजारिया की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हम इन्हें जमानत नहीं देंगे। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो तथ्य और सबूत उमर खालिद और शर्जील इमाम के खिलाफ रखे गए हैं, उससे पहली नजर में ये आरोप साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए उन्हें जमानत पर रिहा करना सही नहीं होगा। कोर्ट ने सबसे बड़ा झटका तो इन आरोपियों को ये कहते हुए दिया है कि 1 साल तक उमर खालिद और शर्जील इमाम जमानत याचिका दायर नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से कहा है कि 1 साल के अंदर वो इस मामले से जुड़ी गवाही पूरी कर लें। अगर ऐसा नहीं होता है तो आरोपी फिर से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि दिल्ली पुलिस अगर 1 साल के अंदर गवाही पूरी कर लेती है, निचली कोर्ट में सुनवाई पूरी हो जाती है, तो क्या खालिद और इमाम को कोर्ट दोषी ठहराएगी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ साफ कहा है कि पहली नजर में आरोप साबित होते दिख रहे हैं। कोर्ट की एक मौखिक टिप्पणी पर हाईकोर्ट फैसले सुनाने लगता है, लेकिन यहाँ जो टिप्पणी की है वो फैसले में लिखी गई है। लेकिन आरोपियों को फिर भी उम्मीद है कि निचली कोर्ट में मामला साबित नहीं हो पाएगा। वैसे कोर्ट में जमानत को लेकर जो सुनवाई हुई थी, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं, क्योंकि जमानत के लिए लंबी दलीलें दी गईं। कई घंटों तक सुनवाई चलती रही। सवाल ये उठ रहे थे कि सुनवाई जमानत को लेकर हो रही है या ट्रायल शुरू हो गया है। लंबी सुनवाई हुई, फैसला सुरक्षित रख लिया गया। उसके बाद भी करीब 50 दिन लग गए कोर्ट को फैसला सुनाने में। खालिद और शर्जील की जमानत याचिका खारिज हो गई है। इसके बाद उमर खालिद का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैं उन दूसरों के लिए बहुत खुश हूं जिन्हें जमानत मिली, बहुत राहत मिली, लेकिन जेल अब मेरी जिंदगी है। वहीं दूसरी तरफ उमर खालिद के पिता ने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। बस इतना कहा कि जो भी है वो सभी के सामने है। लेकिन कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि विकसित भारत में स्वागत है, जहां आपको अपनी आवाज उठाने के लिए जेल में डाल दिया जाता है और महिला उत्पीड़न के आरोपियों को बेल दी जाती है। कुलदीप सिंह सेंगर, आसाराम बापू, गुरमीत राम रहीम सिंह, ब्रिजभूषण शरण सिंह को बेल और उमर खालिद, सोनम वांगचुक, सागर गोखले और रमेश गायचोर को जेल। फिलहाल खालिद और इमाम के लिए 1 साल तक जेल से बाहर आना मुश्किल हो गया है। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली हिंसा से जुड़ा हुआ है। 2020 में CAA के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन चल रहे थे। फरवरी 2020 में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी थी। सितंबर 2020 में उमर खालिद को गिरफ्तार किया गया था। उन पर UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। उमर खालिद के साथ शर्जील इमाम और दूसरे अन्य लोगों पर हिंसा फैलाने की साजिश का आरोप लगाया गया। कोर्ट से उमर और शर्जील इमाम को बड़ा झटका लगा है, तो अमेरिका ने भी मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं।
बीते कुछ वक्त से भारत और अमेरिका के बीच तनाव देखा जा रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दे दी है। साथ ही पीएम मोदी का नाम लेते हुए कुछ ऐसा कह दिया है जिससे भारत की सियासत में बवाल मच गया है। तो क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान एक बार फिर पीएम मोदी के लिए परेशानी का सबब बन गया है, क्योंकि इस बार ट्रंप ने न सिर्फ भारत को धमकी दी है बल्कि पीएम मोदी को लेकर ऐसा दावा भी कर दिया है जिससे सरकार विपक्ष के निशाने पर आ गई। दरअसल ट्रंप भारत के रूस से तेल को आयात को कम करने को लेकर बात कर रहे थे और इस दौरान ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुझे खुश करना चाहते थे। वो बहुत अच्छे इंसान हैं। वो जानते थे कि मैं खुश नहीं था, इसलिए मुझे खुश करना जरूरी था। हम व्यापार करते हैं, लेकिन अगर भारत रूसी तेल मुद्दे पर मदद नहीं करता है तो हम उस पर टैरिफ बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि ट्रंप पहले से ही भारत पर रूस से व्यापार बंद करने का दबाव बना रहे हैं। उन्होंने इसके लिए भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ की भी घोषणा कर दी, जिसके चलते मौजूदा वक्त में भारत पर कुल 50% टैरिफ लागू है। ट्रंप के दबाव में भारत ने भले ही रूस से व्यापार बंद न किया हो, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों में बदलाव जरूर देखा गया। भारतीय तेल आयात में अमेरिका की हिस्सेदारी बढ़कर 12.6% हो गई, जो एक महीने पहले 4.2% और एक साल पहले 5.1% थी। विपक्ष तो पहले से ही आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में है, चाहे वो टैरिफ का मामला हो या भारत और पाकिस्तान में मध्यस्थता का दावा। और अब ट्रंप के इस बयान ने विपक्ष के दावों को और बल दे दिया। इस पर कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरते हुए सोशल मीडिया पर अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम का एक बयान शेयर किया और कहा कि इस बयान से साफ है कि ट्रंप को खुश करने के लिए नरेंद्र मोदी ने हमारे सदाबहार में रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया। आखिर खुद का पीआर मेंटेन करने के लिए और ट्रंप को खुश करने के लिए मोदी देश का नुकसान क्यों कर रहे हैं? अब देखना यह होगा कि इस बार मोदी ट्रंप के दावों पर क्या जवाब देते हैं या हर बार की तरह चुप्पी ही साधे रहेंगे। ट्रंप के बयान से देश की सियासत में बवाल मच गया है तो एमपी में जारी विवाद थमता नहीं दिखाई दे रहा। इंदौर में गंदा पानी पीने से जान जाने का मामला गहराता जा रहा है। जान गंवाने वालों का आंकड़ा 17 बताया जा रहा है, लेकिन विपक्ष का कहना है कि जान गंवाने वालों की असली संख्या कुछ और है। इस बीच बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय और सीएम के इस्तीफे की मांग उठने लगी है। तो क्या है इंदौर मामले में अपडेट, जानेंगे। मध्य प्रदेश में दूषित पानी मामले को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मोहन सरकार एक के बाद एक आरोपों से घिरती जा रही है। 6 जनवरी को सरकार इस मामले में हाईकोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी, लेकिन उससे पहले सरकार की कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। दरअसल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के पत्रकारों को फोकट के सवाल मत पूछो वाले बयान को लेकर राज्य की बीजेपी सरकार ने एक एसडीएम के खिलाफ एक्शन लिया है, लेकिन ये कदम जनहित में न होकर अपनी सरकार को बचाने के लिए उठाया गया कदम माना जा रहा है, क्योंकि ये कार्रवाई देवास के एसडीएम आनंद मालवीय पर हुई है। कहा जा रहा है कि अपने एक आधिकारिक सरकारी आदेश में विजयवर्गीय की इस विवादित टिप्पणी का उल्लेख करते हुए उनकी शैली को तानाशाही रवैया करार दिया था उन्होंने, और इस कारण से एसडीएम को निलंबित कर दिया गया। हालांकि सरकार का कहना है कि उन्होंने इस अत्यंत संवेदनशील मुद्दे पर गलत आंकड़े पेश किए हैं। बहरहाल इस फैसले पर अब मोहन सरकार बुरी तरह घिर गई है, क्योंकि मांग हो रही है उन लोगों के खिलाफ एक्शन की जो इस दूषित पानी को पीने की वजह से इतने बेगुनाहों की जान जाने के जिम्मेदार हैं। मांग उठ रही है विजयवर्गीय के इस्तीफे की, लेकिन सरकार इस घटना के लिए जवाबदेही तय करने की बजाय एसडीएम पर कार्रवाई कर खुद को बचाने की कोशिशों में जुटी हुई है। हालांकि कांग्रेस का आरोप है कि सरकार खुद गलत आंकड़े पेश कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि अब तक 17 लोगों की नहीं बल्कि 30 लोगों की जान जा चुकी है। इस पूरी घटना के विरोध में कांग्रेस 11 जनवरी को बड़ा मार्च निकालने जा रही है और पार्टी सांसद राहुल गांधी भी इसमें शामिल हो सकते हैं। यानी मोहन सरकार की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की टेंशन बढ़ती दिखाई दे रही है तो पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी घिरती दिखाई दे रही है। बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर बीजेपी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता ने भी एक ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी बुरी तरह से फंस गई है। मथुआ समुदाय में बीजेपी को लेकर नाराजगी बढ़ती जा रही है। तो कैसे फंस गई बीजेपी और क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। विपक्ष लगातार एसआईआर प्रक्रिया का विरोध कर रहा है। इसे लोगों का मताधिकार छीनने की साजिश बता रहा है। इस बीच लोगों में भी काफी आक्रोश दिखाई दे रहा है। इस बीच बीजेपी नेता के एक बयान ने इस गुस्से को और भड़काने का काम किया। बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य ने एक बड़ा बयान दिया और कहा कि जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से आया है उसका नाम जाति धर्म से ऊपर उठकर वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए। बीजेपी नेता का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब पूरे प्रदेश में चल रहे एसआईआर को लेकर पहले से ही चिंता का माहौल है। अब उनके बयान के बाद मथुआ समुदाय के एक बड़े वर्ग को आशंका है कि चुनाव से पहले उनके नाम लिस्ट से हटाए जा सकते हैं। ऐसे में बीजेपी को लेकर मथुआ समुदाय में गुस्सा है, लेकिन पार्टी ने तुरंत ही उनके बयान से किनारा कर लिया है। इस बीच उत्तर 24 परगना के ठाकुर नगर में मथुआ समुदाय के गोसाई यानी कि पंडित से मारपीट की गई,
जिसके बाद से ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आरोप लग रहे हैं कि मारपीट बीजेपी के केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर के समर्थकों ने की है, क्योंकि वो एसआईआर से नाम हटाने पर सवाल उठा रहा था। उनका कहना है कि इससे मथुरा समुदाय को खास तौर पर नुकसान हो रहा है। अब इस घटना के विरोध में टीएमसी समर्थित ऑल इंडिया मथुरा महासंघ ने पश्चिम बंगाल में सड़क जाम करने का ऐलान कर दिया है। अब इस घटना के बाद से बीजेपी बैकफुट पर नजर आ रही है और जिस तरह से राज्य में मथुरा समुदाय बीजेपी से नाराज है, उससे बीजेपी को आने वाले वक्त में बड़ा नुकसान हो सकता है। अब देखना होगा कि बीजेपी इस डैमेज को कैसे कंट्रोल करती है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं के बयान ही उसकी मुसीबत बढ़ा रही है, तो महाराष्ट्र में भी बीजेपी के अंदर टकराव दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग भी सवालों में घिरता दिख रहा है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के चलते एनडीए में भी बड़ी फूट दिखाई दे रही है। तो कैसे महाराष्ट्र में मुश्किल में दिख रही है बीजेपी, देखेंगे इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र नगर निगम चुनावों में महायुति के 68 पार्षदों की निर्विरोध जीत पर सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष ने आरोप लगाया कि महायुति ने उम्मीदवारों को चुनाव से हटाने के लिए धमकियों और पैसे का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया है। विपक्ष ने जांच की मांग की है। इस बीच कांग्रेस ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है और आरोप लगाया कि 68 सीटों पर निर्विरोध चुनाव सत्ताधारी पार्टी के दबाव की वजह से हुए। इस दौरान कांग्रेस नेता ने बीजेपी की अंदरूनी कलह सामने लाकर रख दी। नाना पटोले ने कहा कि राज्य के चुनाव आयुक्त भाजपा कार्यकर्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। भाजपा में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ एक बड़ा गुट सक्रिय हो गया है। मुख्यमंत्री को सुधीर मुनगंटीवार के मन की बात अच्छी तरह से पता है। इसके साथ ही नाना पटोले ने दावा किया कि आने वाले वक्त में एक बड़ा राजनीतिक धमाका होगा। वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम अजीत पवार के उस बयान पर टिप्पणी की, जिसमें अजीत पवार ने कहा था कि अगर मैं 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार भी कर दूं, तो भी मैं मुक्त हूँ। इस पर कांग्रेस नेता ने कहा कि ये बयान संकेत देता है और ये साफ है कि सरकार भ्रष्टाचार को नजरअंदाज कर रही है। उनके इस बयान ने सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, साथ ही सीएम फडणवीस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और बीजेपी के अंदर का टकराव अब खुलकर सतह पर लाकर रख दिया है। ऐसे में एनडीए में पड़ी फूट साफ साफ नजर आ रही है। महाराष्ट्र बीजेपी में विवाद गहराता जा रहा है, तो विवाद बुलडोजर एक्शन पर भी छिड़ा हुआ है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश और दिल्ली में सामने आया है। हिंसा के बाद से ही सुर्खियों में रहे संभल में जहां मस्जिद और मदरसे को ध्वस्त कर दिया गया, तो दिल्ली में एमसीडी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। अब उसके निशाने पर फैज़े इलाही मस्जिद आ गई है। तो क्या है पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। बीजेपी सरकारों की बुलडोजर कार्रवाई ने आम लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हाहाकार मचा हुआ है। संभल में मंदिर मस्जिद को लेकर जो विवाद छिड़ा था, उस पर हिंसा भड़क गई थी और उसे लेकर अभी तक तनाव खत्म भी नहीं हुआ था कि योगी सरकार ने वहां अब 2 मस्जिदों और 1 मदरसे को अवैध बताते हुए उन पर बुलडोजर चलवा दिया, जिसके बाद ये इलाका एक बार फिर संवेदनशील बन गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। इस पर यूपी की सियासत भी गरमाई हुई है। वहीं दिल्ली की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। पुरानी दिल्ली के तुर्कमान गेट पर स्थित फैज़े इलाही मस्जिद को लेकर विवाद तेज हो गया है। एमसीडी ने मस्जिद परिसर के कुल 0.195 एकड़ से अतिरिक्त हिस्से को अतिक्रमण बताया है। प्रशासन ने इस कथित अवैध हिस्से में चल रहे बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर को हटाने के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद मस्जिद प्रबंधन और स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ गई है। आशंका इस बात की जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में एमसीडी की तरफ से मस्जिद के बाहर वाले हिस्से में बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है या इस हिस्से को सील भी किया जा सकता है। मस्जिद मैनेजमेंट कमेटी ने इस मामले में कोर्ट का भी रुख किया है। उनका कहना है कि ये जमीन दिल्ली वक्फ बोर्ड की है और जमीन से जुड़े सभी वैध कागज वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश किए जाएंगे। अब सबकी नजरें कोर्ट पर टिकी हुई हैं, लेकिन सवाल ये है कि बीजेपी सरकारों में ज्यादातर बुलडोजर एक्शन समुदाय विशेष को ही निशाना बनाते हुए क्यों नजर आते हैं, चाहे वो दिल्ली की घटना हो या यूपी की। इस पूरे मामले ने बीजेपी सरकार को सवालों के कटघरे में ला दिया है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे आरजेडी में बड़े बदलाव की तैयारी को। बिहार में 2025 में हुए विधानसभा चुनाव में विपक्ष को बड़ा झटका लगा था, लेकिन अब एक बार फिर बिहार में विपक्ष का खुतबा मजबूत होता नजर आ रहा है। इस दिशा में आरजेडी ने बड़ा कदम उठाया है, जिसका असर बिहार की सियासत में भी पड़ेगा। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही विपक्ष को झटका लगा हो, लेकिन अब वो पूरे दमखम के साथ बिहार की सियासत में अपने पैर जमाने की तैयारी में है। चुनाव के बाद सभी विपक्षी दलों में निराशा देखी गई, लेकिन अब आरजेडी बड़े बदलाव की तैयारी में नजर आ रही है, जिससे न सिर्फ पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं में जोश भरेगा, बल्कि पार्टी विपक्ष की भूमिका में खुद को मजबूती से उतारने में जुट गई है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने विदेश दौरे से लौट आए हैं और आते ही उन्होंने पार्टी की कमान संभाल ली है। खबर आ रही है कि जल्द ही वो सभी वरिष्ठ नेताओं के साथ अहम बैठक करने वाले हैं, जिसमें चुनाव नतीजों की समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि आने वाले समय में कैसे पार्टी के संगठन को मजबूत किया जा सकता है। पार्टी की आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इससे पहले आरजेडी की जिला और प्रमंडल स्तर पर लगातार बैठकें हुई, जिनमें हार की प्रमुख वजहों पर चिंतन मंथन किया गया।
पार्टी कार्यकर्ताओं में फिर से जोश भरने के लिए कई सख्त फैसले लिए जाने के संकेत दिए जा रहे हैं। चुनाव में हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल को लेकर हो रही है। उन्हें चुनाव से कुछ समय पहले ही प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। ऐसे में उनकी कुर्सी पर भी संकट दिखाई दे रहा है। इसका कारण है पार्टी को उम्मीद थी कि वो गैर यादव यानी ओबीसी वोट बैंक को राजद के पाले में लाएंगे, लेकिन चुनावी नतीजों में ये कोशिश कामयाब होती नहीं दिखाई दी। चुनाव में सहयोगी दलों के साथ बेहतर तालमेल नहीं दिखाई दिया। कई जगह फ्रेंडली फाइट और कई जगह बागी उम्मीदवारों के चलते संगठन की कमजोरी दिखाई दी। लेकिन ये भी माना जा रहा है कि मंडल को समय कम मिल पाया था। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कोई भी फैसला लालू यादव और तेजस्वी यादव ही लेंगे। लेकिन इस बात के संकेत जरूर तेजस्वी ने दे दिए हैं कि वो संगठन की मजबूती के लिए सख्त कदम उठाने की तैयारी में है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।